करते हैं तो एक्सचेंज क्या करता है कि पर डे के हिसाब से सेटलमेंट कर देता है, सो दैट इसमें डिफॉल्ट के रिस्क नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक सवाल आएगा, वी विल understand how it works. Another difference is the party of the forward is typically expect the actual delivery. Future contracts are generally used as the financial tool to offset the risk of changing the economic conditions. Thus, the two parties simply exchange the difference between the contract price and the market price prior to the expiration date. जिस दिन का expiry date होगा उससे पहले ये लोग price को settle कर देंगे. This is why the trader who does not want to accidentally to have the settle the certain months buy a future for the following months, तो दूसरे मंथ्स का वो फ्यूचर बाई कर लेते हैं अगर एक महीना में अगर उसको नहीं करने का दिल हो. नाउ वी विल सी हाउ इट्स वर्क्स एक्चुअली. तो देखिए इन्होंने बोला कि 1 अगस्त के दिन ईयर 1 द फॉर्म विशेष टू हेज, फॉर्म हेज करना चाह रहा है क्या, 120,000 ब्राजीलियन रियल्स विच that is the contractually due to receive on the December 7. तो आपको लग रहा है नवंबर 7 को आप अगस्त में बैठे हो, यू आर इन अगस्त, और अगस्त के बाद आपको लगता है कि यू विल रिसीव दिस इन कब, नवंबर में. तो अगस्त के बाद कब है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. जुलाई अगस्त पे हो तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का आपका इसमें क्या है जी, 3 महीने का टाइम फ्रेम है. अब बोल रहा है कि आज के दिन द स्पॉट रेट उस दिन का कितना है, 3 USD पर ब्राजीलियन रियल. 3 आज के दिन क्या है, $3 पर ब्राजीलियन रियल है. ठीक है, अब उसको लगता है कि 120 उसको मिलने वाला है फ्यूचर में, तो अब वो क्या करेगा, द फर्म सेल्स 100, फर्म क्या करेगा, the firm sells 100,000 December 1 Brazilian real future, ठीक है, at the contract price of 2 USD barrel. यानी वो अपने आप को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि उसको लग रहा है कि प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, सो ही वांट टू हेज हिमसेल्फ. उसने 2.8 पे फ्यूचर में इसको सेल कर दिया, अब क्या हुआ कि on November 1 year 1 the company buys 100 December years Brazilian real future contract for 2.9 USD. और उसने क्या किया कि फ्यूचर में उसने बाई भी कर लिया 2.9 का, 2.9 USD डॉलर. अब उसको लग रहा है ऑन द अपर साइड अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे को क्या होगा, तो उसने क्या किया कि 2.9 USD पर ब्राजीलियन रियल का उसने एक फ्यूचर को बाई कर लिया. ठीक है, नाउ द कंपनी देन ट्रांसलेट 120 reals into the US by selling 100 reals on the spot market which is trading as 2.92, जो 2.92 पे अब ट्रेड कर रहा है. अब वो अपना पोजीशन को क्लियर करेगा. वो कैसे क्लियर करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले उसने अपना सेल कितने का करके रखा हुआ है, $100 को सेल करके रखा हुआ है. कितना में, 2.8 में सेल किया हुआ है. तो देखिए व्हाट ही हैज डन, ही हैज पहले तो उसको मिलना कि 100,000 उसने सेल करके रखा हुआ है. सेल कितने में किया है उसने, 2.8. तो पहला क्वेश्चन ये बनता है व्हाई ही सेल, बिकॉज ही हैज अ फियर कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो ही हैज सेल्ड हिमसेल्फ, कि उसने नहीं 1 लाख को ब्राजीलियन रियल को उसने बेच दिया है 2.8 पे. लेकिन सेम टाइम में उसने क्या किया हुआ है, 100,000 का उसने ब्राजीलियन पाउंड को बाई कर लिया है. कॉन्ट्रैक्ट टू बाई है फ्यूचर में, वो कितने का है, 2.9 का उसने बाई करा हुआ है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट में उसके पॉकेट से जो पैसे जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, 0.1 जा रहे हैं. और 1 लाख के ऊपर यानी 100,000 के ऊपर उसके लॉस चेक करने हैं कि कितने के लॉस हो रहे हैं उसको, क्योंकि ये रिसीव्ड वाला पैसा, ये सेल किया हुआ करेंसी है और ये बाई की हुई करेंसी है. तो इसका मतलब ये लॉस है. तो उसका मैक्सिमम लॉस अभी कितना हो रहा है जी, 10,000 USD का लॉस हो रहा है. अब वो क्या हो रहा है कि जो हमने उस दिन पे यानी जब हम नवंबर पे जब हम गए हैं, तो नवंबर के टाइम पे हमने क्या किया, 120 रील जो हमको मिला है उसको हमने क्या किया, 2.9 USD करके मेरे को जो 120 रील मेरे को मिला है
उसको जो हमने मार्केट में जो हम उस दिन जो उस दिन की जो करंट मार्केट है उस दिन 2.92 करके मैंने बेच दिया। इसका मतलब जब मेरे हाथ में पैसे मिले हैं तो मेरे हाथ में कितने मिले, 350,000 मेरे को मिला। बट हमारा जो ऊपर के ट्रांजेक्शन करने के कारण मेरे को 10,000 का नुकसान हो गया था, 10,000 का नुकसान हो गया। तो नेट प्रोसीड्स जो आए हैं इससे वो 400 का हमको पैसा मिला है। टोटल मार के मेरे को कितने पैसे मिले, 340,400। अब मैं जब एक्सचेंज रेट निकाल रहा हूँ कि मेरे लिए इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बना, तो डिवाइड बाय 120 करने से 2.84 मेरा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बना। तो इसका मतलब ये हुआ द स्पॉट रेट इज द नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी रिसीव टुडे इन एक्सचेंज फॉर द सिंगल यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक। इसमें उसने अपने आप को हेज किया था, पर एक्चुअल में हेज करने के बजाय उसको नुकसान हो गया। He has not played well in this question. तो इंस्टेड अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने नुकसान कर लिया अपना। तो यहाँ पे उसका रियल नुकसान ये हो गया। अभी वो इसको हेज कर सकता था, 2.92 पे वो स्पॉट में उस दिन बेच रहा है, ठीक है, 2.9 पे वो डायरेक्ट अगर फ्यूचर में अगर किसी को बेच देता तो इसको 2. जिस दिन मतलब करेंटली वो 3 रुपए यूएसडी पे अपने आप 3 यूएसडी पर करंट चल रहा था। व्हेन इट वाज इन अगस्त पे कितना चल रहा था, 3 यूएसडी चल रहा था अगस्त पे। तो अगर उसको लगता कि नवंबर में अगर प्राइस गिरने वाला है तो वो 3 से बहुत ज्यादा अगर गिरने वाला है तो वो 3 से एक छोटा 2.9 पे डायरेक्ट वो सेल करके भी छोड़ सकता था, बिकॉज ही वाज सपोज टू रिसीव। तो उसको क्या है, फ्यूचर में वो सेल करके अपने को बचा लेता। लेकिन इस सिचुएशंस में उसने क्या किया, उसने एक फ्यूचर में ट्रेड भी किया, उसके कारण उसको $10,000 का नुकसान हो गया। और जो पैसे उसको उस दिन मिले थे दिसंबर पे, उसमें 10,000 माइनस हो गया, यानी उसको इफेक्टिवली सिर्फ 3,40,000 ही मिला। तो ये जो डिसीजन हुआ उसका, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन। तो इसमें प्रॉपर हेज नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। तो ये सवाल जो है आपको फ्यूचर में कैसे दे सकते हैं, फ्यूचर में आपको सवाल जो देंगे वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि 120,000 उनकी रिसीविंग है आफ्टर 3 मंथ्स। अब आप बताओ कि अगर वो 3 रुपए में देते हैं तो कैसे, मतलब कितना उनको इफेक्टिवली पैसे आने वाले हैं। 2 रुपया 98 पैसे में वो बेचते हैं तो उनको कितने आने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको बोलेंगे कि इफ ही इज गोइंग टू रिसीव 120,000 ब्राजील रील, तो व्हाट डू यू एडवाइस। तो आपने बोले हैं कि मेरी रिसीविंग है, इसका मतलब ये है कि आई वांट टू सेल, तो मैं फ्यूचर में इसको शॉर्ट करके रखूंगा ताकि मैं इस अपने पैसे को, एक्सचेंज रेट को मिनिमम लॉस पे उसको क्लोज कर सकूं। इफ यू हैव अ फियर इन प्राइस फॉल, तो आप एक सर्टेन प्राइस पे ले जाके उसको बेच दोगे। इस पे अगर कोई सवाल अभी आएंगे तो वी विल डू इट। अच्छा, स्वैप जो है वो क्या होता है, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इंटरेस्ट रेट स्वैप के आते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक पार्टी जो है जिसको क्या चाहिए, फिक्स रेट चाहिए, दूसरा एक बंदा होता है जिसको फ्लोटिंग चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम मेरे वाला फ्लोटिंग रख लो और अपना वाला फिक्स ले दो, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, interest rate swaps are the agreement to exchange the interest rate payment based of one interest structure to the another। यानी पहला वाला स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द स्वेपिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉर्म हैज अ फिक्स डेट रेट। पापा जल्दी अपनी क्लास कीजिएगा ना। हाँ। खेलने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है द फॉर्म के पास क्या होता है, फिक्स डेट सर्विस इंटरेस्ट रेट है, में इंटर इनटू द स्वैप विद द काउंटर पार्टी डेट एग्री टू सप्लाई द फर्स्ट पार्टी विद द इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन द फ्लोटिंग रेट विथ मोर क्लोजली ट्रैक द फर्स्ट पार्टीज रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला पार्टी है जिसके पास फिक्स रेट पे पैसे मिल रहे हैं, ए है जिसको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं, बी है जिसको हमको फ्लोटिंग पे, यानी फ्लोटिंग यानी लीबर प्लस इंटरेस्ट रेट, LIBOR, लीबर प्लस इंटरेस्ट रेट। तो ये बोल रहा है कि ए बोल रहा है नहीं, आई वांट फ्लोटिंग,
और बी बोल रहा है कि आई वांट फिक्स, तो ये इसको दे देगा अपना इंटरेस्ट और ये इसको दे देगा। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग। अब करेंसी स्वैपिंग में क्या होता है कि दो करेंसी के बीच में स्वैपिंग हो जाती है। तो यहाँ बोलता है इज एग्रीमेंट टू एक्सचेंज द कैश फ्लोज डिनोमिनेटेड इन वन करेंसी ऑफ कैश इनफ्लोज डिनोमिनेटेड इन अदर। तो ये बोल रहा है कि यानी एक करेंसी में एक स्वैपिंग हो रहा है, यानी एक कोई यूएस फॉर्म है जिसकी पैसे आने वाले हैं, अ यूएस फॉर्म विद द रेवेन्यू इन यूरो हैज टू पे टू सप्लायर, उसको सप्लायर को पैसे देने हैं, एंड द वर्कर्स इन डॉलर नॉट इन यूरो, यानी उसके पेमेंट आने वाले हैं यूरो में, बट उसको पेमेंट किस में करना है, डॉलर में करना है। तो अपने आप को एक्सचेंज रेट रिस्क से बचाने के लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ही माइट एग्री टू एक्सचेंज द यूरो फॉर अ डॉलर हेल्ड बाय द फर्म दैट नीड्स द यूरो, यानी अब वो एक ऐसा बंदा पकड़ेगा जिसको यूरो चाहिए, ठीक है। यानी ए यहाँ पर एक कंपनी है जिसके पास यूरो की रिसीविंग है, बट और दूसरा एक बंदा है बी जिसकी डॉलर में रिसीविंग है। जो डॉलर वाली रिसीविंग वाले बंदे हैं उसका पेमेंट अगर यूरो में है तो उसको भी लॉस हो जाएगा, और जो यूरो वाला बंदा है अगर उसके एक्सपेंस डॉलर में है तो उसको भी लॉस हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डूइंग द लॉस ड्यू टू द एक्सचेंज, वो सिर्फ क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, एंड दिस चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड द करेंसी स्वैप। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ भी आपको चीजें बचाती हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर एग्रीमेंट वेयर द पार्टी आइडेंटिफाइज द अगेंस्ट द डिफॉल्ट बाय द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक लार्ज बैंक है मे एग्री टू पे द कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कैश टू द अनदर बैंक as long as first party major debts remain current and its loan. If the customer default, the second bank covers the first bank's loss, one of the party, and providing the loan defense insurance to the third party. ये unlike the interest swaps, these agreements are usually bundled into the large portfolio. अब क्या होता है कि वो अब इनकी पोजीशन क्या होती है, इनके पास जो होते हैं, इनके पास बहुत सारे एआर होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, और बी क्या करती है, इनको पैसे देती रहती है और इनके एआर से रिकवरी ये लेती रहती है। अगर कोई डिफॉल्ट होता है देन ओनली ही कंपनसेट्स। तो ये पोजीशन आती है जब लार्ज बैंक मैनेज करता है स्मॉल बैंक के कैश फ्लोज को, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बट एग्जाम में आपको जो सवाल आते हैं वो इंटरेस्ट रेट स्वैप के आते हैं। द स्वैप स्प्रेड, अब देखिए दो चीजें बोली जाती हैं, द स्वैप स्प्रेड, स्प्रेड जो होता है वो टर्म यूज किया जाता है, दोनों के बीच का जो फर्क होता है इज द स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या होता है, द swap spread is the market determined additional yield that compensate the counterparty which receives the fixed payment in swap of the credit risk involved in the swaps। तो जो बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द स्वैप। यानी हमने आपको जब कोई चीजें दी हैं, यानी हमने मेरा फिक्स इंटरेस्ट रेट था, आपका फ्लोटिंग था, तो हमने फ्लोटिंग लिया और आपको फिक्स दिया, तो दोनों के बीच का जो गैप है उसको स्वैप बोलते हैं। द मोस्ट स्वैप्स आर प्राइस to be at the money of the inceptions, meanwhile the value of the two sets the cash flows being the exchange is the same। but क्या होता है कि जिस वक्त हम एग्रीमेंट में जाते हैं उस वक्त हमको लगता है कि दोनों आदमी की आउटफ्लो सेम होगी, बट इवेंचुअली क्या हो जाती है, अगर कोई चीज चेंज हो जाती है, और फ्लोटिंग में तो फॉर श्योर की इंटरेस्ट रेट चेंज होगी, तो वहां पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स स्वैप कहलाते हैं। As the interest rate, currency exchange rate और credit risk change, the value of swap will change। तो दोनों के बीच का gap is called the swap। The options can be invested in as a speculation form of investment। ये सारा जो options हम लोग कर रहे हैं it is sort of speculation, जहाँ पे हमको लगता है कि I will be more beneficial if I take the fixed rate of interest, या फिर मैं अगर फ्लोटिंग पे जाता हूं तो I will be more beneficial। तो यानी वहां पे जो मोटिव है वो मोटिव है स्पेकुलेशन का। ठीक है, अब रहा कुछ सवाल ये रहा कि हमारे डेरिवेटिव्स भी खत्म हो गए, हमारी सेक्शन बी खत्म हो गई। अब मैं एक छोटा सा आप लोग के साथ एक आधी घंटे का ये
एक ऊपर से लेके जा रहा हूँ, क्या क्या चीज हम लोग ने कुछ भी छोड़ा है तो महराज भाई एक बात आपकी रोक के कहूँ जरा सा, बोलें। अभी जो आप स्टडी करा रहे हैं वो ग्लैम से करा रहे हैं, जी बिल्कुल। तो जो आपने पहले वाइली वाला पकड़ा था उसमें कुछ कमी थी क्या? उसमें एक्चुअल में व्हेन इट्स कम्स टू द डेरिवेटिव ना, तो डेरिवेटिव वहां पे कवर नहीं थे प्रॉपर, सिर्फ ये फर्क था। सिर्फ डेरिवेटिव हमने यहाँ से पढ़ाई है और कुछ नहीं पढ़ाई है। ओके भाई, थैंक यू। क्योंकि डेरिवेटिव वहां पे जो था ना बहुत छोटा, 2 पेज में कवर किया हुआ था, बट व्हेन यू सी द एग्जाम वेट, तो एग्जाम में डेरिवेटिव्स कम से कम 3 से 4 मार्क्स आते हैं। तो वो एक पेज में मेरे को नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं तो ठीक है, इट विल टेक 1 to 2 क्लासेस, बट एटलीस्ट आई विल कवर द थिंग्स इन डिटेल, द रेस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट कॉपी ओनली। ओके भाई, ठीक है। देखिए अगर आप छोटा सा अगर ये ले, तो हमने देखिए टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ी, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंसिंग भी पढ़ ली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़े, वर्किंग कैपिटल, स्ट्रक्चरिंग, इंटरनेशनल एंड एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब एक छोटा सा आप लोग के साथ जो छोटी सी एक्सरसाइज है वो ये है कि एक दिन लगेगा सारे सेक्शन से, वैसे मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं जो जो आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, बट एक दिन लगेगा अगर हम लोग हर एक सेक्शन से 2-2, 3-3 सवाल उठाते हैं हॉक से और उसको कवर करते हैं। पीछे हमने आपको सवाल दे दिया हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, और मेरे को आंसर्स अगर आपको चाहिए तो मैं आंसर्स की भी भेज दे रहा हूँ, पर एक बार आप खुद से करें। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम के टॉपिक्स के हिसाब से क्या क्या है। मतलब जल्दी पापा की क्लास हो जाएगी ना, सबकी क्लास जल्दी हो जाएगी ना। देखिए रिटर्न एंड रिस्क हमने पहले दिन कराया था, सीएपीएम भी हमने उसी टाइम में करवा दिया था, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हम जब शुरू पे हम लोग गए थे तकरीबन 100-125 क्वेश्चन हम लोग उसी टाइम में खत्म करा लिया था। ठीक है। अब जो छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट्स है, ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये हमारे पास तकरीबन 20 या 22 टॉपिक में पूरा सेक्शन बांटा हुआ है छोटा बड़ा करके। हर से हम 2 या 3-3 सवाल उठाएंगे ताकि एक बार हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा, एंड आई नीड के आप लोग भी मेरे साथ रहें ताकि हम लोग 2-2, 3-3 सवाल करके हर चीज हर जगह से उठा के कंप्लीट कर लें एक बार। तो अनस भाई क्या बोलते हैं आप? मतलब What I am saying कि I have sent the question to practice for this section. ठीक है। ओके, यस। तो अब हम लोग के पास एक काम है, I just want to sit one day, और उस पे क्या करना है ये हम लोग कल कर लेते हैं, कल परसों करते हैं। We will take 2 question from each of the topic, because वाइली पे आप देखेंगे the entire section has been divided around 20 sections. तो अगर हम लोग 2-2 सवाल पकड़ेंगे we will take around 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन मतलब एक साथ में करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि चीजें उन लोग कैसे कैसे पूछते हैं, so that we can do the more practice. यस, ठीक है। तो और there is a one more thing, we can do one thing कि आप अब प्रैक्टिस करें और we can start the new section, because वो काजल बोल रहे हैं कि मेरा अप्रैल में एग्जाम मैंने बुक करा है। मेरा भाई आपका मर्जी है, लेकिन अगर हम एक साथ करते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। दूसरा आदमी को भी पूछ कर लो। देखिए कमाल भाई को तो कोई मसले नहीं है, कमाल भाई ने तो भाई अभी दोबारा एक बार पढ़नी स्टार्ट करी है खुद से। ठीक है, जैसे मैं जो सेक्शन पढ़ा चुका हूँ, he has started revision। ठीक है, तो कमाल भाई वैसे भी अभी पीछे आ रहे हैं, मतलब he is not coming in the
वे वी आर गोइंग। ओके वो पीछे आ रहे हैं हम लोग के, ठीक है। सेकंड ये है कि रोशन भाई पता नहीं कुछ कैसे कर रहे हैं, बिकॉज रोशन भाई अभी ही इज मोर फोकसिंग ऑन द पार्ट 1 देन पार्ट 2, ओके ठीक है। आपको और काजल की पोजीशन ये है कि पार्ट 2 आप लोग दोनों